डियर स्टूडेंट्स, कोटा में या कोटा मेथोडोलॉजी के माध्यम से जो बच्चे अपने अपने टारगेट्स के लिए पढ़ाई करते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, तो उनके लिए जो पढ़ाई की मेथोडोलॉजी है, ख़ासतौर से रेजोनेंस की पढ़ाई की मेथोडोलॉजी है, इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं और इन 4 मुख्य स्तंभ के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। एक है लेक्चर नोट्स जो क्लास में बच्चे बनाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं उस टाइम पे। दूसरा है होमवर्क के 2 पार्ट, शीट्स जो टॉपिक वाइज होती हैं, डीपीपीस जो रिवीजन के लिए होते हैं, और फिर चौथी चीज़ आ गई पीरियोडिक टेस्ट्स। इन चारों मुख्य स्तंभों के बारे में मैं 4 अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये 1 साल या 2 साल या 3 साल की तैयारी करने जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को एक दिशा देने के लिए कैसे वो अपना पूरा समय इस्तेमाल कर सकते हैं ढंग से और अपनी जो उनका लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चर नोट्स के बारे में। तो क्लास में मतलब लगभग 1.5 घंटे की क्लास होती है और इस 1.5 घंटे की क्लास में करीब करीब आधा समय 30 से 45 मिनट का जो समय है स्टार्टिंग में वो डिस्कशंस में जाता है जो पिछली क्लासों में होमवर्क दिया होता है, और करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय होता है जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। जब टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चे टीचर के द्वारा बोली गई बातों में से, टीचर के द्वारा बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों से अपने अपने हिसाब किताब से वो अपनी कॉपी में या रजिस्टर में नोट्स बनाते हैं और इसी को हम कहते हैं लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स कैसे बनाने चाहिए, किस तरह से उनका फिर इस्तेमाल होना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक टीचर जो 45 मिनट से 1 घंटे पढ़ाते हैं उस पढ़ाई के भी 3 हिस्से हैं। एक है वो कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ाते हैं, इसमें डेफिनेशंस हो सकती हैं, इसके अंदर डेरिवेशंस होते हैं, कुछ याद कराने वाली चीज़ हो सकती है। फिर कोई भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं उसको समझाने के लिए, उसको बच्चे ग्रास्प करें, इसके लिए वो हैंड टू हैंड कॉन्सेप्ट, उसके बाद में एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद में कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम्स भी देते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम, कि भाई 2 मिनट का सवाल है आप करके देखिए। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टीचर खुद सोल्व करके बताते हैं बोर्ड पे, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि भाई इस कॉन्सेप्ट को या उस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाए। इसके बाद में जो बच्चे ने एक बार जब टीचर को सोल्व करते हुए देख लिया तो उसके बाद में टीचर खुद बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं ताकि ये पता लग जाए कि भाई बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट को और उसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल को ठीक से समझा या नहीं समझा है। कई बच्चे फिर सही उत्तर बताते हैं, कोई गलती करता है, कोई गलत उत्तर निकालता है, किसी से निकलता ही नहीं है, और फिर टीचर उस प्रॉब्लम को बच्चों को समझाते हैं जिससे कि सारे पहलू कवर हो जाते हैं। तो जो पूरा ओवरऑल जो 45 मिनट से 1 घंटे का लेक्चर होता है उसका बेसिकली उसका कंटेंट ये होता है, थ्योरी, डेरिवेशन, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स, जो बच्चों को हाथों हाथ कराते हैं क्लास में। अब नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बहुत ही इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बच्चे को पहली बात तो ये कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पूरा अटेंशन के साथ उनकी एक एक बात को ध्यान से सुने, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको अच्छे से देखें और टीचर की हर एक्टिविटी को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखें। भाई देखो, अलग अलग बच्चों का अलग अलग माइंडसेट हो सकता है, कोई बहुत तेज बुद्धिमान है, कोई नॉर्मल बुद्धि वाला बच्चा है, लेकिन टीचर जब पढ़ाते हैं तो हर बच्चे का ख्याल रखते हुए, हर बच्चे का ध्यान रखते हुए वो बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चे की ड्यूटी है, बच्चे का एक कर्तव्य है कि वो एक एक चीज़ ध्यान, जब तक उसका फोकस टीचर के साथ कनेक्टेड रहेगा, बोर्ड के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो बच्चे को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती रहती है। टीचर इतने सरल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी खुद की रेजोनेंस की पिछले 22 सालों की जो प्रोग्रेस है, इस पूरे 22 सालों के अंदर, और मेरी खुद की पर्सनली 28 साल मेरे पूरे होने वाले हैं, तो इस पूरे सालों की जो रिसर्च है, पूरे वर्षों का जो एक्सपीरियंस है टीचर्स का, वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है और एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर और ज़्यादा एनरिच होता है। तो इतना लंबा जो अनुभव है, उस अनुभव का बेनिफिट
बच्चों को देने के लिए टीचर हमेशा अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं और बच्चों को एक बहुत ही सरल से सरल लैंग्वेज में, कठिन से कठिन चीज़ को भी बहुत सरल लैंग्वेज में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और पता नहीं कितनी किताबें टीचर ने पढ़ी होंगी, कितने हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ा करके अपना वो 1 घंटे का लेक्चर जो डिलीवर करते हैं वो तैयार करके देते हैं। बच्चा अगर ये सोचे कि यार मैं इस 1 घंटे के लेक्चर को कहीं से भी इधर से उधर से किताब से पढ़ करके इकट्ठा कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से उस 1 घंटे के लेक्चर को एज इट इज़ अपनी कॉपी में लाने के लिए, अपने दिमाग में उतारने के लिए उसको बहुत महीनों की मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि टीचर 1 घंटे की डिलीवरी के लिए उसका बरसों का अनुभव और एक ही लेक्चर को पता नहीं 100 बार, 50 बार, 200 बार डिलीवर करने के बाद वो लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं। इसलिए लेक्चर की इंपॉर्टेंस को समझें, नोट्स की इंपॉर्टेंस को समझें। एक एक बात जितना आप ज़्यादा लिख सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि कौन सी चीज़ लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है। एक बार हमारी टीम के एक बहुत ही सीनियर मेंबर है, उन्होंने अपने मोटिवेशन लेक्चर में बच्चों को बोला था कि जब वो बंसल सर से मैथ्स पढ़ते थे बंसल क्लासेस में, तो वो बंसल सर के द्वारा बोली गई हर एक बात को नोट करते थे। इवन कभी कभार अगर सर ने जोक भी सुना दिया तो उसको भी वो नोट करते थे, क्योंकि उस समय उनको पता नहीं होता था कि सर क्या बोलने वाले हैं, इसलिए उनका टारगेट होता था ज़्यादा लिखे। तो मैं भी बच्चों को ये बोलूँगा कि टीचर के द्वारा कब कौन सी बात निकल जाए, क्योंकि वो वापस से रिवाइंड तो हो नहीं सकती, जो निकल गया वो निकल गया। तो अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा लिखें। और ज़्यादा लिखने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर भंग नहीं होता। आप ये टारगेट बना लो कि यार मैं टीचर के द्वारा बताई गई 100% चीज़ को मैं अपनी कॉपी में उतारूंगा। तो फिर देखो, आपका जब टारगेट ही ये है कि 100% मुझे कॉपी में उतारना है, तो आपका ध्यान इधर उधर जा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि टारगेट है कि यार मुझे एक एक वर्ड लिखना है। अब उसमें भले अगर कभी कभार, वैसे तो टीचर के पास इतना वक्त होता नहीं है कि वो बेकार की बातें करें, बिना काम की चीज़ करें, वो हर चीज़ काम की ही करते हैं। अगर कोई जोक भी सुनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगा या मोटिवेशन से रिलेटेड होगा। तो इसलिए टीचर के द्वारा बोली गई हर बात को नोट करें। हाँ, नोट करते समय अगर आपको लगे कि यार ये तो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी, अंडरलाइन कर दो। टीचर खुद बोले कि भैया ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है, उसको अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट कर दो, जैसे भी करना है। और कोशिश करें कि भाई नोट्स बनाते समय 2 पेन का इस्तेमाल करें, एक ब्लू रंग का पेन जिससे अपन को नोट्स लिखना है और एक रेड इंक का पेन जिससे अंडरलाइन करना है। ठीक है, वो किसी का हाईलाइटर हो, ग्रीन, येलो जो भी होते हैं, तो वो हाईलाइटर यूज़ करें। नीले शाई से लिखी हुई चीज़ को नीले रंग के पेन से ही, शाई वाले पेन से अगर अंडरलाइन करेंगे तो वो बाद में पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए अंडरलाइन या हाईलाइट करना है तो अलग रंग का पेन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में बहुत काम में आती हैं। तो नोट्स बनाने का स्टाइल यही होना चाहिए, अधिक से अधिक चीज़ें नोट करें, अंडरलाइन करना हाथों हाथ करें। ठीक है, बीच बीच में सवाल कराते हैं सर, बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। सवाल करते समय जब टीचर सवाल करवा रहे हैं उस समय ये देखें कि टीचर ने जो सवाल करवाया उस सवाल के माध्यम से वो उसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस एग्जाम्पल को उस नज़रिए से देखें कि भाई ये सवाल का, चलो सवाल है, उत्तर आया, सब कुछ आया, लेकिन इस सवाल से मैंने सीखा क्या, आखिर क्या कंसेप्ट मैंने इस सवाल से मेरे दिमाग में मैं लेके गया हूँ। और एक बात जरूर नोट करें कि जब टीचर उस सवाल को सोल्व कर रहे हैं, सवाल देने के बाद वो सोल्व करते हैं, तो सबसे पहली स्टेप वो क्या लेते हैं, क्योंकि किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती पहली स्टेप। तो टीचर ने पहला स्टेप क्या लिया और उन्होंने वो स्टेप क्यों लिया। टीचर इस बातों को, कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को भी सुने। ऐसा नहीं कि सवाल लिखाया अपन ने नोट कर लिया, सोल्व किया अपन ने उसको जस्ट उतार लिया। वो क्या बोल रहे हैं, किस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, क्या सबसे पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, सवाल एंड होने पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई अपन ने क्या सीखा अल्टीमेटली। हर एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के बात यह है कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा फोकस रखें। जैसे साइकिल की चेन होती है, अगर एक कड़ी टूट जाए तो चेन किसी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह से पूरे लेक्चर के दौरान आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुननी होती है, क्योंकि हर बात एक वो चेन की कड़ी की तरह से है जो पूरी चेन बनाएगी, तभी जाकर के वो साइकिल के आगे वाले पहिए को और पीछे वाले जो आगे रिंग होती है और पीछे जो व्हील होता है उन दोनों को कनेक्ट करती है। इस तरह से उसका कनेक्शन बनता है। तो लेक्चर नोट्स में फोकस करना, पूरी बातों को नोट करना, जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझना कि क्या सिखाना चाहते हैं, और फिर प्रॉब्लम जो सर देते हैं
कोशिश करें, जैसे 2 मिनट का समय के अंदर दिया तो 2 मिनट में उसको सोल्व करें, छोड़े नहीं चीज़ों को, अपनी तरफ से प्रयास करें। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन सवाल को जब अब सर ने अपने को दिया तो कुछ ना कुछ उसमें अपने को काम जरूर करना है। ये नहीं कि बगल वाले की कॉपी में देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मैं भी उसको देख ले। अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें, राइट। एग्ज़ाम में हम खुद को जाना पड़ता है, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, किसी और की मदद से एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है। भले ही आप वाहवाही लूटने के लिए क्लास के अंदर बगल वाले की कॉपी में देख के उत्तर देख के सर को बता दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप अपना दिमाग को डेवलप करें, चाहे वो कम स्पीड से डेवलप हो, लेकिन डेवलप करें, या तेज स्पीड से हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी, योर इनहेरेंट क्वालिटीज़। आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है एब्जॉर्ब करने की, लेकिन जो भी है आप अपने आप को डेवलप करने के लिए ही ये सारी चीज़ें करें, ना कि किसी को दिखाने के लिए। ओके, अब जैसा हाईलाइट वाली चीज़ मैंने बताई, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकती है, उसको बॉक्स में बनाना है, कोई डायग्राम हो सकता है। तो जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब अपन पढ़ाई करते हैं तो लाइनें लिखी होती हैं, कोई डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, तो जो भी चीज़ अपने को लगता है कि भाई इसमें ये मेन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट करने से बिल्कुल संकोच नहीं करें, क्योंकि ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं ना, ये काम आएगी जब अपना यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट होता है, उसके जस्ट पहले रिवीजन करना होता है, उसके लिए देखनी पड़ती है। जब असली एग्ज़ाम होता है, रियल एग्ज़ाम होता है, उसके 8-10 दिन पहले बच्चों के मतलब एक तरह से टेंशन बढ़ने लगता है कि भाई मैं कैसे रिवाइज करूं, कैसे क्या करूं। तो ये जो लाल लाल रंग से अंडरलाइन करी हुई चीज़ें होती हैं साल भर में, 2 साल भर में, वो अपने काम आती हैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले। तब अपने को इधर उधर कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, बस पन्ने पलटते जाओ, जहाँ जहाँ भी लाल लाल हो रहा है उसको देखते चले जाओ, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, रजिस्टर जो है लेक्चर नोट्स बनाने के लिए हर सब्जेक्ट के रजिस्टर अलग होने चाहिए। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक का अलग, फिजिकल का अलग, ऑर्गेनिक का अलग। तो इस एकदम सिस्टमेटिक बनो, रजिस्टर्स पे नंबर डाल के रखो, सबसे पहले वाले 2 पेज छोड़ के रखो। क्यों? क्योंकि जब रजिस्टर भर जाएगा तो उस पूरे रजिस्टर में क्या क्या अपन ने लिखा है वो पहले 2 पेजेस के अंदर अपन नंबर, सीरियल नंबर डाल के कि भाई इस पेज से इस पेज तक इस चैप्टर के नोट्स हैं, इस पेज से इस पेज तक इस चैप्टर के नोट्स हैं। इस तरह से रजिस्टर जैसे किताब में होता है ना, कितनी सिस्टमेटिक होती है, उसी तरह से हमें अपने रजिस्टर्स को, जो नोट्स वाले रजिस्टर्स हैं, उनको बना के रखना चाहिए। सिस्टमेटिकली प्रॉपरली अरेंज करके रखोगे ना तो कभी टेंशन नहीं होती है। कितना ही बड़ा काम हो, कितनी बड़ी चीज़ें आपके पास में हो, लेकिन अगर आपने उनको सिस्टमेटिकली अरेंज कर रखा है तो आपको चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। आप देखो गूगल में किसी चीज़ को ढूंढते हैं, कितने सारा डेटा उसके अंदर होगा, लेकिन आप कोई चीज़ ढूंढने के लिए डालते हैं, विद इन फ्यू माइक्रोसेकेंड, मिली सेकेंड्स आपको उसकी वो आ जाती है कि भाई ये चीज़ आप ढूंढ रहे थे, 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रिजल्ट इसके आए, और फिर आप टिक कर करके ढूंढते रहो उनको। तो उसने भी बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ों को अरेंज कर रखा है इंटरनली। आप भी अपनी चीज़ों को जब सिस्टमेटिकली अरेंज करते हो तो आपको फिर बोझ नहीं लगेगा दिमाग के ऊपर। और जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी होती है, जैसे जैसे आपके एक्शंस होते हैं, उसी तरह का आप बनते जाते हो, आपका दिमाग उसी तरह से डेवलप होने लगता है। आप अगर कॉपी में सिस्टमेटिक हो तो आप दिमाग में भी सिस्टमेटिक होंगे। अगर आप कॉपी में आर्बिट्रेरी हो तो आपका दिमाग भी आर्बिट्रेरी तरीके से चीज़ों को स्टोर करके रखेगा। और कॉपी में अगर आपको ढूंढने में वक्त लग रहा है तो आपको दिमाग में भी उन चीज़ों को ढूंढने में वक्त लगेगा। जब एग्जाम में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और आपने उसको डस्टबिन की तरह यूज़ कर रखा है, तो आपको वो चीज़ ढूंढ के निकालने में टाइम लगेगा, और उस वजह से आपको जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो सिस्टमेटिक बने, नोट्स को भी बहुत सिस्टमेटिक बनाकर रखें, सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से लिखें। भले आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन ऐसा तो लिखें जिससे कि आप खुद उसको पढ़ सको दोबारा से। ओके, तो रजिस्टर्स अलग अलग बनाएं। अच्छा, जब अपन घर जाते हैं, यहाँ से क्लास से घर जाने के बाद में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद या खाना वाना खाने के बाद में नोट्स को बहुत फास्ट तरीके से जरूर पेजेस को पलट पलट के उनको देखें कि भाई देखो क्या होता है, क्लास में तो अपन नोट्स बना रहे हैं तो एक साथ सारी चीज़ें चल रही होती, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दिमाग में भी जा रहा है। लेकिन जब घर जा करके वही 1 घंटे के नोट्स को हम चाहें तो 15 मिनट में उनको रिवाइज कर सकते हैं। पन्ने पलटते जाओ, ऊपर से नीचे सरसरी निगाह से देखते जाओ। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको थोड़ा सीरियसली देखो। बाकी अगर एक बार आप उसको वापस पलट करके देखोगे ना तो बहुत इमीडिएट रिविजन होगा, और जो क्लास में चीज़ें सर ने पढ़ाई थी वो सारी चीज़ें घर जाने के बाद में एक समराइज फॉर्म में आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, और उस वजह से आप इसको लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे। काफ़ी लंबे समय तक ये स्टोरेज रहेगा, और बीच बीच में जब भी वक्त मिले
2 महीने बाद, 3 महीने बाद या एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर से नोट्स को सरसरी निगाह से देखें। अगर आप एक बार क्लास में से नोट्स बनाने के बाद सीधे एग्ज़ाम के पहले देखोगे ना तो हर चीज़ नई नई से लगेगी। लेकिन अगर आपने क्लास में नोट्स बनाने के बाद घर जाकर के उनको देखा उसी दिन या नेक्स्ट दिन एटलीस्ट, तो वो इतना पक्का हो जाएगा कि आप महीनों तक उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और जब आप दोबारा से मतलब तीसरी बार उसको देखेंगे, एक तो हो गया क्लास नोट्स बनाते समय, एक हो गया घर पे रिवीजन, और फिर इसके बाद 1 महीने बाद भी देखोगे ना तो वो चीज़ें नई सी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने सारा पढ़ रखा है, एक बार जस्ट मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। तो घर जाकर के नोट्स को जरूर देखें। उसके बाद ही फिर अपना जो होमवर्क है ना आगे का, जो शीट के सवाल होते हैं वो करने, मैं उसके बारे में अलग से आऊँगा। लेकिन घर पे जाकर के इनको नोट्स को जरूर रिवाइज करें। और हो सकता है जब रिवीजन करते समय हो सकता है किसी चीज़ को अंडरलाइन करना भूल गए हों तो वो फिर अंडरलाइन कर लें, या हो सकता है कोई चीज़ याद आ रही हो कि अरे सर ने तो वहाँ पर ये भी लिखा था, मैं नोट करना भूल गया, तो ताज़ा ताज़ा याद रहता है अपने को, तो अपन उस चीज़ों को वापस कहीं ना कहीं इधर उधर फिट कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है इस लाइन के पास ये भी लिखना था। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम लिखते हैं, कोई वर्ड छूट जाता है तो अपन क्या करते हैं कि खाली जगह छोड़ देते हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक के रूप में रखते हैं कि यार जब बाद में इसको भर दूंगा। तो घर जाने के बाद आप रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ को उसमें भर सकते हो। तो इस तरह से नोट्स को कंप्लीशन देने के लिए मतलब घर पे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके 2 रीज़न है। एक तो कुछ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो अपन वहाँ पे उसको भर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हम दोबारा से जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो लंबे समय के लिए वो अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। एंड इट विल हेल्प यू, जब शीट के डीपीपी के सवाल करोगे तो ये चीज़ हेल्प करेगी। आप जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे क्लास में और घर पे जाके रिवाइज करोगे, उतने ही कम सवालों में, शीट के सवालों में जो होमवर्क होता है उसमें कम से कम अटकोगे। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो कम सवालों में अटकोगे, रिवीजन और घर नोट्स अच्छे से नहीं बनाए और रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो आप ज़्यादा सवालों में अटकोगे। अच्छा नोट बनाना, अच्छा रिवीजन करना, यानी कम से कम सवालों में अटकना। अब ज़्यादा सवालों में अटक रहे हो इसका मतलब आप नोट्स अच्छे से नहीं बना रहे हो और घर जाके उसको ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो ये लेक्चर नोट्स के बारे में है। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि टीचर के द्वारा 1 घंटा या 45 मिनट में जो चीज़ पढ़ाई जाती है, अगर आप ये सोचते हो कि आप उसको खुद से 1 घंटे में कर लोगे तो या तो आप बहुत बड़े जीनियस हो जो वास्तव में 1 घंटे में या उससे भी कम समय में कर सकते हो, या फिर आपको गलतफहमी है कि आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि टीचर खुद इतने सालों की मेहनत के बाद उस चीज़ को आपको डिलीवर करते हैं। तो लेक्चर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस करके काम करना चाहिए। आपकी कोई भी रणनीति हो, पढ़ाई की कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, आपका ये जो खजाना है, जो लेक्चर नोट्स है ना, ये अपने आप में बहुत सारी पुस्तकों का, बहुत सारी किताबों का खजाना है ना। आपको कोई इधर उधर किताबों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपना नोट्स अच्छे से बना लिए हैं। तो कई लोग तो आज भी हमारे पुराने स्टूडेंट जो हमको मिलते हैं, कई सारे बच्चे अभी टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, उन बच्चों को लिए वो नोट्स आज भी गाइड की तरह काम करते हैं। कई बच्चे मुझे खुद बोलते हैं कि सर मैं आज भी आपके 2001, 2002, 2003 उस ज़माने में जो आपने पढ़ाया, आज भी वो नोट्स एज इट इज़ रिलेवेंट है। मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो नोट्स को एक बार देख करके जाता हूँ और फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर बच्चे को टीचर बनना है, लेकिन एक रेलेवेंस और एक इम्पोर्टेंस होती है कि टीचर के द्वारा बताई गई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है और वो कब कब हमारे काम में आती है। कई बच्चे तो अपने नोट्स उनके बहन भाइयों को दे देते हैं, वो उससे पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, मतलब अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये जो नोट्स पे मेहनत होती है ना, बहुत होती है, और इसको हल्के अंदाज में, हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। बहुत ही सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। इसको उसी तरह से ले, ये आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत ही, आपके गोल को हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, फ्यूचर के लिए भी आपकी एक अच्छी आदत डलेगी कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को नोट करना चाहिए, क्योंकि जब आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, आप किसी की बात सुन रहे हैं, उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो रही है। आप सिर्फ जेई के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इन 2 सालों या 1 साल के कोर्स के माध्यम से। इसलिए अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डालें और अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व
के रूप में निखारें, एक अच्छे फ्यूचर प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को तैयार करें। ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, जो आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से आप गढ़ सकते हैं। आपका चाहे पास्ट कैसा भी हो, चाहे 10वीं तक या पास्ट अब यहाँ आने से पहले आप कैसे भी रहे हों, किसी भी तरह के विद्यार्थी रहे हों, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत तगड़ी, बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को पूरे फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू।